Hello students, welcome to the another lecture of your solution. See, in the first lecture, what we have discussed about some concentration terms, right? And that chapter I have taught you from the book itself. But what I'm thinking now, because we are already running out of time, and we have to complete so much of syllabus, so I thought I will make a notes and simultaneously I will send you the notes also, and from my notes I will be teaching you, so that it will save your time also, right? And it will become somewhat easy for you to understand the things. So I just prepared the notes, and simultaneously I'll be preparing the notes, I'll be sending you the notes, and your work is to write the notes. No need to xerox it out, because if you xerox means what, you will not at all remember, right, the concept. So the things I'll be sending you the notes means you will have to download it, you have to read it, and then you have to write it, because it is kind of a revision. So like that we'll start. Okay. And right, we have left out with some things in this solution chapter, तो we'll try to complete solution chapter. जो भी remaining topic बच गया था हमारे solution का, वो सब हम इसमें discuss कर लेंगे, ठीक है? तो अब जो हम चैप्टर, आपका अभी पैटर्न आ गया है सिलेबस डिडक्शन का, तो अब जो हम वीडियोस बनाएंगे वो मेनली फोकस, मैं आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगी, बट मेनली जो फोकस हम उन चीज़ों पे ज़्यादा देंगे जो आपकी सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर मैं स्किप करके पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक श्योर दैट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हर एक टॉपिक का हो जाए, एंड डिटेल में हम उसी टॉपिक पे जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में, इस बार के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंटली दी हुई है, ठीक है? सो विदाउट एनी फेल विल स्टार्ट दिस चैप्टर सॉल्यूशन. हमने कुछ चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली थी, बट भी हम आपको थोड़ा जो इस नोट्स में है उसका एक थोड़ा सा जिक्र करा देंगे. आई थिंक मैंने सॉल्यूशन की 4th एंड या फिर 5th वीडियो में अपलोड कर रखा है दैट आपके कंसंट्रेशन टर्म्स की स्टडी का, ठीक है? तो वो जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो आप एक और बार वहां से रिवाइज कर लेना, वो क्योंकि मैंने इस नोट्स में वो इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नोट्स फॉर्म में है. व्हाट आई विल डू, जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी तो मैं कंसंट्रेशन टर्म्स का भी एक पीडीएफ बना के आपको साथ में इंक्लूड कर दूंगी, ताकि आपको नोट करने के लिए आसानी हो, ठीक है, नोट्स के लिए. सो आई विल डू दैट ऑल्सो. सो नेक्स्ट थिंग, यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड एवरीथिंग विद अ फ्लो चार्ट, कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें पढ़ना है. उससे आपके माइंड में एक कंसेप्ट बन जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप चीज़ देखोगे तो आप सोचोगे, अच्छा ये चैप्टर है, हमारा सॉलिड स्टेट है, हमारा सॉल्यूशन है, उसके बाद हमको इसमें ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? तो इस तरह का हम एक फ्लो चार्ट भी बना के रखेंगे. सो नाउ विदाउट delaying anything, we'll start this class. Or yes, so this is what solution chapter, and yes, what I have decided, we'll complete this solution chapter, then we'll go to electrochemistry. Once we'll complete this electrochemistry, and we'll go to solid state, and this is what that target I have set for the December month. Okay, and now I don't need any complaints from your side that ma'am you are uploading so much of videos, this and that, okay? Because already we are running out of time, and I didn't post anything for 2 months, right? So yes, you have already took so much of leave, so much of break you got, so now start studying chemistry also. So this is what you can say a flow chart. Okay, this is about the flow chart about your solution chapter. In this flow chart हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है. सबसे पहली चीज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या मीनिंग होता है सॉल्यूशन का. उसके बाद जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स. अब कंसंट्रेशन टर्म्स में इंपॉर्टेंट आपकी कंसंट्रेशन टर्म जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, आपका मोल फ्रैक्शन, आपका पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलिलिटी, ये सब हम कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आपको शायद लेक्चर नंबर 6 या 7 में फिर से डाल दिया. अगर आप फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं फिर से पिन करके डाल दूंगी, ठीक है? पिन करके मैं फिर से वीडियोस डाल दूंगी. और दूसरी चीज हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फ्लो चार्ट है, ठीक है? अब इस सॉल्यूशन में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ लिया, ठीक है? कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया. अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप्स, कैसे सॉल्यूशन बनता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. दूसरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी कैसी होती है गैस की लिक्विड, मतलब एक गैस एक लिक्विड में कितनी सॉल्युबल है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? और वही जो चीज जिसके बारे में मैंने बात किया कि एक गैस एक लिक्विड में कितनी सॉल्युबल है, वही आपका हेनरीज लॉ भी होता है, ठीक है? तो हम हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे.
देन हम वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम उसी में पढ़ेंगे हम राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ बेसिकली बेस्ड होता है आपका वेपर प्रेशर पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हम पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, और इसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज व्हाट आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ, सी ये मैंने लिखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वीपी मीन्स वेपर प्रेशर। हम कॉलिगेटिव, ये सारी आपकी 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये जो हम जब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ रहे होंगे तो हम आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे। उस नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर हमें पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। जो पॉजिटिव डेविएशन होगा वो आपका पॉजिटिव डेविएशन आइसोटोप होगा, सॉरी एजियोट्रोप होगा, और आपका नेगेटिव डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, वो आपका नेगेटिव डेविएशन एजियोट्रोप होगा। और फाइनली जो चीज के बारे में हम पढ़ेंगे वो एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और यू कैन से वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर बेसिक और यू कैन से फ्लो चार्ट है हमारा, जो हमने सोचा है आपको कंप्लीट कराने का, ठीक है, कंप्लीट करने का। और एक और चीज, जब हम ये ऑस्मोसिस पढ़ रहे होंगे तो इसी ऑस्मोसिस में हम एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये सारा हमारा है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिस इज व्हाट हमारा, और हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा आएगा वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिकली एक फ्लो चार्ट हो गया जिसके बेसिस पे हम आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं। सो अगेन मैंने जो भी आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे सॉल्यूशन में, जो भी मैंने पढ़ा चुकी थी मैं, हम मानेंगे कि हम उसको एकदम अभी के लिए इग्नोर करेंगे, ठीक है, हम इग्नोर करेंगे। आपको वो अगर आप चाहो तो आपने ऑलरेडी देख रखे हैं तो वेरी वेल एंड गुड, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है आपने देख रखे हैं। वरना मैं क्या करूंगी, आपका जो भी सॉल्यूशन के लेक्चर्स हैं, वो जो भी लेक्चर्स हैं उसको मैं क्लासरूम से हटा दूंगी, या फिर है भी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मैं अब आपको फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो क्योंकि मैंने सोचा है विल फिक्स्ड ऑन दी योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और मैं आपको नोट्स दे के पढ़ाऊंगी। तो अभी आपको मतलब नहीं बनता आप अलग से बुक पढ़ो। अगर आप पढ़ना चाहते हो बुक तो पढ़ सकते हो, पर मेरे लेक्चर के बाद फर्स्ट यू लिसन टू माय लेक्चर, आफ्टर दैट आप बुक को पढ़ो, बुक की रीडिंग लगा लेना। सो आई डोंट थिंक कोई भी चीज मिस होगी, तो आप मेरे नोट्स पे टोटली रिलाई कर सकते हो और एकदम अच्छे से विश्वास कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर फ्लो चार्ट। अब मैं आपको फिर से थोड़ा स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। बहुत जल्दी से खत्म करेंगे इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सॉल्यूशन बेसिकली हम इसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको मैंने बताया था सॉल्यूशन जो होता है आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जब सारे जो प्रॉपर्टीज होती है बेसिक सॉल्यूशन की, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो सेम रहेगी, ठीक है। उसकी क्या होगी प्रॉपर्टीज, और यू कैन से कॉम्पोजिशन विल बी रिमेन सेम, ठीक है। प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम और कॉम्पोजिशन विल रिमेन सेम। उनको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम उनको, होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पर आपकी कॉम्पोजिशन सेम रहे, जहां पे प्रॉपर्टीज सेम रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, जैसे आपने होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया है सॉल्ट वाटर का, ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल आपके सॉल्ट वाटर के इस पोजिशन पे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 1 minute students, यस, फॉर एग्जाम्पल जितने मोल हमारे, ये जैसे कि आपने एक बीकर लिया, इसमें आपने सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन बना लिया, तो होमोजीनियस का मतलब जितने मोल्स यहाँ पर हैं, पार्टिकल के जितने मोल इसमें मिले, यहाँ पे भी पार्टिकल के उतने ही मोल मिले होंगे, यहाँ पे भी उतने ही मोल मिले होंगे, ठीक है। सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हर में प्रोपोर्शनली होंगे, तो ये होता है होमोजीनियस का मतलब। नाउ विल नॉट गो इनटू डिटेल इनटू होमोजीनियस मिक्सचर एंड ऑल, ओके। सो सॉल्यूशन एक बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका, 2 और मोर सब्सटेंसेस का। उसमें से क्या होता है, जब वो 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो अपनी
इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज करके सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट हो जाते हैं एंड उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते एक सिंपल मेथड से। तो वही सॉल्यूशन है, एक बेसिकली एक क्या है आपका होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का, विच लूजेस, वो क्या करते हैं अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल मेथड। सो बेसिकली जो आपका ये चैप्टर है, सॉल्यूशन बहुत टाइप के बनते हैं, हम 3-4 सब्सटेंस भी ले सकते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, बट जो आपका ये जो बेसिक चैप्टर है इसमें हमको सॉल्यूशन को अपनी जो स्टडी है हमको वाइड करके रखना है, जहां पर आपके 2 जितने सब्सटेंस हो, ठीक है, 2 जितने सब्सटेंस हो, मतलब एक तरह से बोल सके हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बाइनरी मतलब आपको पता चल रहा है, वो बाइनरी मतलब जो होता है, बाइनरी का मतलब होता है जहां पर सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं उसको हम बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन विच हैव 2 कंपोनेंट्स दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी। नाउ अब आप बोलोगे सॉल्यूशन बेसिकली किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किससे बनता है आपका, सॉल्यूट से बनता है एंड सॉल्वेंट से बनता है, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से बनता है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे एक सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। सो बेसिकली इसका बहुत सिंपल तरीका है, जो भी चीज स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है, जो भी चीज स्मॉल क्वांटिटी में वो आपकी सॉल्यूट होगी और जो भी चीज लार्जर क्वांटिटी में होगी और लार्जर अमाउंट में होगी आपकी सॉल्वेंट होगी। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम पे यही वैलिड होता है। तो जो भी चीज स्मॉलर अमाउंट में होगी वो आपकी सॉल्यूट होगी और जो भी चीज लार्जर अमाउंट में होगी वो आपकी सॉल्वेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं 20% ऑफ इथेनॉल इन सोल्यूशन। 20% इथेनॉल है सोल्यूशन में, मतलब 20% में से आपका 20% इथेनॉल अगर सोल्यूशन में, तो बचे आउट ऑफ 100 80% क्या होगा आपका वाटर होगा। तो इसमें जो आपका इथेनॉल जो 20% है कम अमाउंट में है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर जो 80% में वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। अब सेम हम ऑपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं 80% ऑफ इथेनॉल इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब 80% इथेनॉल सॉल्यूशन में मतलब 80% तो इथेनॉल ही हो गया, बचा कितना 20% वाटर में है। तो यहाँ पर वाटर जो विल एक्ट एज व्हाट, वाटर विल एक्ट एज सॉल्यूट एंड इथेनॉल विल एक्ट एज व्हाट, सॉल्वेंट। तो इसका भी केस हम जब पढ़ेंगे आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका भी केस आएगा। इससे न्यूमेरिकल आए हैं, आपके जेई में भी आए हैं, आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आए हैं, तो ये सब की हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ एक और भी तरीका है कैसे हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आप सॉल्वेंट बनाओगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करोगे, सॉल्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 2 कंपोनेंट है, ठीक है, आपने 2 कंपोनेंट लिए, अब आपने उनका सॉल्यूशन बना दिया। जो भी सॉल्यूशन जिस भी कंपोनेंट के स्टेट में होगा, मतलब फिजिकल स्टेट में होगा, ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन जिस भी कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट में होगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे सॉल्यूशन। क्या बोलोगे आप उसको, उसको आप बोलोगे सॉल्वेंट, ठीक है, उसको आप बोलोगे सॉल्वेंट। सो वही मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दिया है, ताकि आपको, देखो मैं लिखती इसलिए हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी क्लियर रहें। और इस बार के नोट्स मैं बहुत लंबे लंबे नहीं बनाऊंगी, टू द पॉइंट, ताकि आप कुछ एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएं और अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी आया गया तो आप लिख पाएं। तो इसलिए आई विल नॉट गो इन टू वेरी डिटेल, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बोल दूंगी, आपको लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं और सुनना है और याद रखने हैं, ठीक है, और नोट्स विल बी शॉर्ट एंड सिंपल, ओके। सो सॉल्वेंट का एक और तरीका, एक तो हमने ये पता चल गया जो भी ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट है। नाउ जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन टेक प्लेस फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। जिस भी कंपोनेंट का जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और जो सॉल्यूशन जिस भी कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट ले लेता है, अगर सॉलिड ले लेता है, लिक्विड ले लेता है, गैस ले लेता है, तो वही कंपोनेंट आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वही कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसका भी सॉल्यूशन क्या लेगा, फिजिकल स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल लो शुगर प्लस वाटर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर, अब आप वाटर में शुगर डालो, क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। जितनी भी आप शुगर डाल दो उसमें लिक्विड थोड़ा बहुत तो रहेगा, तो मेन स्टेट क्या हुआ, लिक्विड हुआ, तो फिजिकल स्टेट लिक्विड हुई, सॉल्यूशन आपका लिक्विड में बन रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन ने क्या, वाटर का फिजिकल स्टेट ले लिया ना, लिक्विड ले लिया उसने। सो दैट्स वाई इस केस में आपका जो वाटर होगा वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, वाटर आपका होगा सॉल्वेंट एंड शुगर जो होगा आपका वो सॉल्यूट होगा। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, ठीक है, आप लोग अच्छे समझ में आ गई होगी बात। सो दिस इज व्हाट हमको ये पढ़ना था। नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ेंगे
अब आपको कैसे पता चलेगा, ये यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, मतलब उसका अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसका अमाउंट कितना है, उसके बारे में हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अब हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा रखी है लेक्चर्स में। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पिन दोज लेक्चर्स। ठीक है, मैं उनके लेक्चर्स फिर से डाल दूंगी, आप फिर से वो लेक्चर्स को एक बार देख सकते हो, और अगर आपने देख रखे हैं तो कोई बात नहीं, आई थिंक लेक्चर नंबर 5 या 6 है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स का लेक्चर, तो आप एक और बार उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, आपके गूगल क्लासरूम में ही है ना, तो कोई बात नहीं। अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली हमेशा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ठीक है, सो कंसंट्रेशन टर्म्स जो है आपका यूज्ड बेसिकली, मैंने बता दिया आपको क्यों यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बताने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, मतलब एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो होता है आपका कंसंट्रेशन टर्म, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म वही बताता है कि कितना अमाउंट कितना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो बताता है आपका सॉल्यूशन के अंदर। नाउ कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारे पास, आपको पता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलिलिटी, ये सब आपके कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कुछ टाइम पहले वाली वीडियो में आपको इसका जिक्र कर चुकी हूँ। तो आप उसको फिर से बताना इट्स लाइक टाइम वेस्ट, और हमारे पास वैसे भी वी आर रनिंग आउट ऑफ सिलेबस, तो हम जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम उसको स्किप करते हैं, आपको वीडियो फिर से देख लेना अगर आप भूल गए हो, और अगर आप नहीं भूले हो तो इट्स वेल एंड गुड, आप एकदम अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ कम्स आपका ये कंसंट्रेशन टर्म। तो हम ये बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो कंसंट्रेशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, एक वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन, एक मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म बना लेते हैं। एक तो वॉल्यूम से जो रिलेटेड है कंसंट्रेशन टर्म, और एक मास से जो रिलेटेड है कंसंट्रेशन टर्म्स, उसको बना लेते हैं। अब आप देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यों हम वॉल्यूम और इसको अलग कर रहे हैं, वॉल्यूम और मास को हम अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा वॉल्यूम का टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करे डिक्रीज करे वॉल्यूम पे भी असर पड़ता है, बट मास पे कोई असर नहीं पड़ता। मास क्या होता है आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो टेम्परेचर जो वॉल्यूम है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब अगर जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, वॉल्यूम जो होती है वो एक्सपैंड करने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, वैसे ही जैसे आप टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट, पास आने लगेगी, कम होने लगेगी। तो ये एक रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। मास का कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि मास आपको पता है डेंसिटी में भी ज्यादा फर्क नहीं होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर जितना बढ़ता है डेंसिटी में इतना फर्क नहीं आता है टेम्परेचर के साथ, तो इसलिए मास इंडिपेंडेंट रहता है। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। सो कोई इतना फर्क नहीं होता है। सो ये इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जो भी आपके वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है उसमें टेम्परेचर के साथ फर्क पड़ेगा, और जो आपके मास रिलेटेड टर्म है उसमें आपको टेम्परेचर के साथ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बात करोगे कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो मास रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड है। तो आपके जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालते हैं आपके, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में टोटल, राइट। अब वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और ये कैसे वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एक होता है आपका, जैसे वी बाई वी परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है आपका। दूसरी होती है आपकी मोलैरिटी, क्या होती है आपकी, मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब लीटर वॉल्यूम की बात हो रही है। नॉर्मेलिटी में भी आपका वॉल्यूम डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीज आपकी आती है मास रिलेटेड। मास रिलेटेड में आपका क्या होता है, परसेंटेज बाय मास, मतलब वेट बाय वेट, दोनों में वेट का ही कंसिडर कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, ये होता है फॉर्मूला, इसमें कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं है। अब आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, अगेन मास में डिसॉल्व हुआ तो मोलैलिटी भी नहीं होगी। पार्ट्स पर मिलियन भी नहीं होगा, कितना पार्ट प्रेजेंट है इस मास के सॉल्यूशन में, राइट। तो पार्ट्स पर मिलियन भी नहीं होगा। ये आप सब आपका क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है। क्या इंडिपेंडेंट है आपका, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, मतलब मास के टर्म्स है। वॉल्यूम में आपका टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं
कि ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिसपे टेम्परेचर के साथ फर्क पड़ रहा है और क्यों फर्क पड़ रहा है। तो रीजन यही है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम क्या होता है आपका एक्सपैंड करता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो वॉल्यूम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यही है, इसके बाद जो भी है कंसंट्रेशन टर्म्स है तो आप पीछे के लेक्चर से देख सकते हो, और जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी तो मैं कंपाइल करके भेजूंगी कंसंट्रेशन टर्म्स। आफ्टर दिस वी विल हैव ऑल द कंसंट्रेशन टर्म जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी विल स्टडी। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो अब मैं ऐसा बिलीव कर रही हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया है, ठीक है। आप अगर पॉज करना चाहो तो आप इसी 20 मिनट 8 सेकेंड का वीडियो पॉज करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पहले कंसंट्रेशन टर्म भी देख लो, पर मुझे लग रहा है मैंने काफी पहले से लेक्चर अपलोड किए तो आपने देख लिए होंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसको देख लो कंसंट्रेशन टर्म्स को, पर जब मैं नोट्स भेजूंगी तो मैं सब कंपाइल करके अरेंज करके भेजूंगी, ठीक है। नाउ कम्स द सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। किसके बारे में पढ़ने वाले थे हम? सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी। अब मैं पूछूं सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे सॉल्युबिलिटी, बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या होता है, क्या हो सकता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी बेसिकली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, राइट। अगर हम इसको बहुत प्रॉपर डेफिनेशन से समझें तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डालना पड़ेगा, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डालना पड़ेगा किस, ठीक है, और जो सॉल्यूट होगा उसको ग्राम में लेना है, ठीक है। सो कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डालना पड़ेगा किसमें? इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले लो, जैसे वाटर ले लो, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अंटिल अनलेस जब तक आपका सैचुरेशन पॉइंट रीच नहीं हो गया। मतलब आप बोल सकते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, राइट। द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट और पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है, गिवन मतलब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखे हुए, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसका इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। तो हम उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम इतनी समझ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है उसका यूनिट। यूनिट क्या हो सकता है? अब आप ही बताओ सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या हो सकता है? सॉल्युबिलिटी का यूनिट जैसे कि मैंने बोला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ, और यू कैन से 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो सॉल्यूट किस में मेजर करना है? ग्राम में। वॉल्यूम किस में मेजर करना है? लीटर में। तो क्या होगा? ग्राम बाई लीटर। क्या हो गया आपका? ग्राम बाई लीटर हो गया। दूसरा एक और यूनिट है इसका, मोल्स पर लीटर। ग्राम मतलब नंबर ऑफ मोल्स, राइट, तो मोल्स पर लीटर भी हो गया। एक और यूनिट, अगर हम गैसेस की टर्म्स में सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं, चलो मान लो ये लिक्विड की टर्म्स में सॉल्युबिलिटी, सॉलिड की टर्म्स में सॉल्युबिलिटी, अब हम गैस की टर्म्स में सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है, ठीक है। नाउ कम्स दी फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। ओके, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है, किस कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। सो सॉल्युबिलिटी मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, मीनिंग भी आपको अच्छे समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी होता क्या है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है? तो नंबर 1 फैक्टर जो है जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। अब आपने पढ़ा होगा polar solvents dissolve polar solutes, right, and non-polar solvents dissolve non-polar solute। अगर हम इसको पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व करें तो वो क्या डिसॉल्व होगा? नहीं डिसॉल्व होगा, राइट। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर सोल्यूट डिसॉल्व करें, नहीं, बहुत कम डिसॉल्व होगा। तो ये सबसे पहला फैक्टर है ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर क्या है, क्या आपस में उनका नेचर मैच करता है, क्या उनके बीच में सॉल्युबिलिटी हो सकती है, तो उस सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसके ऊपर, किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ कम्स दी पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका जैसे होता है H2O, ठीक है, यस। सो पोलर सॉल्वेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जो कि पोलराइज हो जाए, राइट, उसको हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट जैसे एग्जाम्पल पोलर सॉल्वेंट का होता है आपका H2O, ठीक है। अब आपको
उसके लिए पोलर सॉल्यूट आपको पता है NaCl भी आपका पोलर होता है। क्यों पोलर? मतलब पोल्स बन जाना। Na+ आपको पता है Na पोल्स कैसे बनाता है? Na+ और Cl-, तो ये पोल बन गए आप आपस में डिफरेंट। वैसे ये जो वाटर है ये H+ OH- बन जाता है, तो ये पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्यूट है। पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा। वैसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो बेंजीन है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन में आपका CCl4, ठीक है, CCl4 आपका डिसॉल्व हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, आपका डिसॉल्व हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। बट अगर आप यही पोलर सॉल्वेंट में अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड हो तो ये डिसॉल्व सॉल्यूशन इतना अच्छे से बेटर से नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई हुई बात। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो फैक्टर है, दैट इज व्हाट आवर टेम्परेचर। अब जैसे आपको पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या बनाते हैं? आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपका रिएक्शन जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट बना के सोल्यूशन बना, और उस केस में अगर आपको इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, इंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हीट ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में, आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी। क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है और टेम्परेचर भी इंक्रीज करो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, राइट। अब दूसरा केस है जब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रही है बाहर, हीट निकल रही है, आप और टेम्परेचर बढ़ाओ और हीट निकलेगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो ये दो केस आपको याद रखना है, ये फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। हम इन जनरल बात कर रहे हैं, हम इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड नहीं बात कर रहे हैं, हम गैस इन गैस नहीं बात कर रहे हैं, हम इन जनरल सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, लिक्विड गैस की सॉल्युबिलिटी। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी हीट निकल रही है और आपका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये है। अब जो थर्ड पॉइंट आने वाला है वो थर्ड पॉइंट है आपका प्रेशर, ठीक है, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि प्रेशर के अंदर ही हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाती हूँ तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। सो विल मेक शॉर्ट वीडियोस, नॉट दैट शॉर्ट ऑल्सो। हाफ एन आवर का वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और अगेन थर्ड जो फैक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।